हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स जो हमारी बुक है उसके यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 में बेसिकली आपको क्या है, पेडागोजिकल एनालिसिस के बारे में बताना है। और यूनिट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स को डिस्कस किया, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं मैथ में वो डिस्कस किया, और काफ़ी सारी चीज़ें। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे हम आगे की यूनिट्स भी अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम। सो यूनिट 2, जिसका मतलब जिसमें आप पढ़ेंगे किसके बारे में, पेडागोजिकल एनालिसिस। मैं आपको इस वीडियो के अंदर पेडागोजिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है ये समझाऊंगी एक एग्जाम्पल के साथ। मतलब हम एक टॉपिक का पेडागोजिकल एनालिसिस करके देखेंगे कि किस तरीके से किसी भी टॉपिक का पेडागोजिकल एनालिसिस किया कैसे जाता है। अब मैं बार बार पेडागोजिकल एनालिसिस बोल रही हूँ तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये आखिर है क्या, कि पेडागोजिकल एनालिसिस होता क्या है। देखो, ये एक एनालिसिस है बेस्ड ऑन पेडागोजी, यानी कुछ साइंस ऑफ टीचिंग। देखो, पेडागोजी क्या है, एक साइंस ऑफ टीचिंग है, पढ़ाने की एक कला कह लो आप इसको। जब कोई एक टीचर बनने जा रहा है या कोई भी काम करने जाता है तो उसके अंदर उसकी पूरी चीजें होती है ना, कला होती है। तो ऐसी टीचिंग की भी एक कला है और उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो बेसिस बनाते हैं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने का। उसको हम पेडागोजी कहते हैं। अगर मुझे पेडागोजिकल एनालिसिस समझना है क्या है तो मेरे को पहले ये जानना होगा कि दोनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो एनालिसिस का मतलब होता है अलग अलग करना, सेपरेट करना, बांटना। ठीक है, मतलब जैसे कि कोई भी आप काम करने चलते हैं ना तो हम उसे स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। लाइक मेरे को एक कप ऑफ टी को सिप करना है तो मेरे माइंड में क्या थॉट आएगा कि वो कैसे बनी होगी, है ना। उसमें हमने शुगर मिक्स किया, टी, वाटर, मिल्क सब कुछ डाला डेफिनेट क्वांटिटी के अंदर, और फिर हमने उसको बनाया। मतलब एक तरह से जब मेरे सामने चीज़ आई तो मेरे उस वो चीज़ बट गई। उसको हम कहेंगे एनालिसिस। उसको हम क्या कहते हैं, एनालिसिस। उसके बाद पेडागोजी का मतलब क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इट इज द साइंस ऑफ टीचिंग, मतलब पढ़ाने का विज्ञान, है ना। साइंस ऑफ टीचिंग को मैं हिंदी में बोलूँ तो पढ़ाने का विज्ञान। मतलब पढ़ाते समय हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो कि हमारे बच्चों को, जिनको हम पढ़ा रहे हैं, उनके माइंडसेट से कनेक्ट करे। एक होता है, देखो आपने देखा होगा कई टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर नॉलेज बहुत सारी होती है बट पढ़ाने का वो तरीका नहीं होता। तो उनके अंदर किस चीज की कमी है, बेसिकली उनके अंदर पेडागोजी की कमी है, नॉलेज ऑफ पेडागोजी। मतलब पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट ज्ञान से, सब्जेक्ट ज्ञान तो भाई जरूरी है ही, उसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ एक और चीज जो जरूरी है वो है पेडागोजी की नॉलेज। ठीक है, तो कंटेंट एनालिसिस, अब जैसे मैं किसी के साथ भी एनालिसिस जोड़ लूँ तो उसका मतलब होगा कि हमें उसके टुकड़े करने। जैसे मैंने कंटेंट एनालिसिस बोला तो डिवाइड द कंटेंट ऑफ द सिलेबस। कंटेंट ऑफ द सिलेबस को हम क्या कहेंगे, कंटेंट एनालिसिस कह देंगे, है ना। एनालिसिस का मतलब हो गया टुकड़े करना। हमें कोई भी चीज़ पढ़नी हो ना, अगर मैं उसके टुकड़े करके उसको धीरे धीरे पढ़ूंगी। अब जैसे मुझे आपको यूनिट 1 या पेडागोजी ऑफ मैथ पढ़ानी, मैं पूरी वीडियो एक बार में ना बना के मैंने इसके टुकड़े कर दिए और अब मैं इसको टुकड़े वाइज, यानी अपने जो मैंने पार्ट्स करे उन पार्ट वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। आपके लिए भी आसान हो गया, मेरे लिए भी आसान हो गया। पूरी वीडियो एक ही बार में बनाना पूरी बुक की वॉज नॉट अ ईजी टास्क, और आपके लिए भी पूरी वीडियो एक ही बार में सुनना इज नॉट अ ईजी टास्क। तो दोनों के लिए आसान हो गया जब हमने कंटेंट का एनालिसिस कर दिया, यानी ब्रेक कर दिया उसको। तो पूरे सिलेबस के कंटेंट को ब्रेक कर देना इनटू सम मेजर एंड माइनर सेक्शंस। अब मेजर और माइनर सेक्शन समझना। मेजर और माइनर सेक्शन क्या होता है, देखो अभी जैसे मैंने मेजर सेक्शन अपने पेडागोजी ऑफ मैथ के बनाए कि मैं यूनिट वाइज पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो 4 यूनिट है, पहले मेजर डिवीजन मैंने 4 यूनिट कर दी, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4।
अब मैं कुछ माइनर डिविजन्स भी करूँगी ना, मैं फर्स्ट यूनिट पूरी एक बार में नहीं बनाई, तो मैंने उसके क्या कर दिए, कुछ और फर्दर माइनर डिविजन्स। और वो डिविजन्स किस बेसिस पे थे कि उस यूनिट के अंदर कौन-कौन से टॉपिक इंक्लूडेड हैं। सिमिलरली अब मैं सेकंड यूनिट का भी डिवीज़न कर दूँगी, तो हम कुछ मेजर और माइनर डिवीज़न में हम अपने सिलेबस को डिवाइड कर देते हैं। तो उसके अंदर सब टॉपिक्स, सब यूनिट्स सब कुछ आ जाता है। तो ये मेरी तो सब यूनिट्स हो गई और ये मेरे सब टॉपिक्स हो गए, मैं टॉपिक्स जो पढ़ाने वाली हूँ। तो पेडागोजी आपको समझ में आ गया। एनालिसिस का मतलब होता है टुकड़े करना। पेडागोजी का मतलब साइंस ऑफ टीचिंग, मतलब एक नॉलेज होना, जो भी किस चीज़ की नॉलेज होना जो कि मेरे गुड टीचिंग को रिस्पॉन्सिबल हैं, गुड टीचिंग के लिए, एक अच्छी टीचिंग के लिए जो भी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड होंगी उनकी जानकारी को हम कहेंगे पेडागोजी। ठीक है। और क्योंकि हमारी टीचिंग में एक ऑब्जेक्टिव होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा कि मैथ को पढ़ाते टाइम हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें एक नॉलेज की भी ज़रूरत है, जिसको हम पेडागोजी कहते हैं। और द वेरी एनालिसिस ऑफ द कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स, अब मैं मैथ के कंटेंट को जब ब्रेक कर रही हूँ, एनालिसिस कर रही हूँ, एंड इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द गुड रूल्स। सिर्फ टुकड़े ही नहीं करना, अच्छे रूल्स में भी उसको बांटना। मतलब अभी देखो, मैंने टुकड़े तो कर दिए होते, है ना, मैंने अब पढ़ाते टाइम टुकड़े कर दिए, लेकिन जब मैं इसे पढ़ाने चल रही हूँ ना, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। मैंने पेडागोजी ध्यान में नहीं रखी कि बच्चे को कैसे समझ में आएगा। अब ढेरों वीडियोस हैं यूट्यूब पर वीडियोस में क्या करते हैं। अब देखो, सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, कई लोग, और पढ़ाने का भी, है ना, पढ़ने का भी अपना तरीका होता है और पढ़ाने का भी। एंड इट इज कम्प्लीटली सब्जेक्टिव। मतलब हर इंसान का अपना अपना तरीका होगा। अब कई लोग क्या करते हैं, कई यूट्यूबर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, उन्होंने सारे कंटेंट को लिख रखा है, एंड व्हाट दे आर डूइंग, उस कंटेंट को रीड कर रहे हैं और वो समझा रहे हैं। ओके, अच्छा तरीका है। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कोई कंटेंट नहीं लिख रखा है, और मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। मतलब आप सुन ही रहे हो, बेसिकली मेरे इतना लिखने पे तो ध्यान नहीं दे रहे होगे, मैं ज़्यादा लिख भी नहीं रही हूँ। सबका अपना अपना तरीका है पढ़ाने का। तो व्हाट इज दिस इज पेडागोजी। अब पेडागोजी क्या है, बच्चे के अकॉर्डिंग चलती है। अब अगर मैं बात करूं आपकी एज के बच्चे, उसको लिखा हुआ पढ़ने में अगर इंटरेस्ट आ ही रहा होता तो वो बुक से जाके पढ़ लेता, राइट। लेकिन उसे लिखा हुआ नहीं पढ़ना, इसीलिए वो यूट्यूब पे आया है, वो ताकि कुछ सुने और उसके दिमाग में घुस जाए। तो इसीलिए मैं कुछ लिख ही नहीं रही हूँ, मैं आपको सिर्फ सुना रही हूँ, आपको सुनो और आप लिखो। तो मैंने किस पे वर्क किया है, मैंने यहाँ पे पेडागोजी को ध्यान में रखा है कि आपकी एज ग्रुप के बच्चे किस तरह पढ़ना पसंद करेंगे। तो पेडागोजी इज बेसिकली कि हमें अपने कंटेंट को इस तरीके से एनालाइज करना है, इस तरह से ब्रेक करना है कि हम अपने रिसीवर तक, अपने स्टूडेंट्स तक अच्छे से कंटेंट पहुंचा पाए और उनको समझ में भी आ पाए। ठीक है। तो पेडागोजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टीचर्स की, मतलब एक टीचर की टीचिंग में, है ना। क्योंकि जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है किसी भी सब्जेक्ट का, उसमें पूरा एक कंटेंट होता है। कोई भी सिलेबस लो, मैथ उठा लो, साइंस उठा लो, मैथ की बात कर रहे हैं हम, तो सब पूरा एक कंटेंट होता है उसमें, है ना, जिसके अंदर लर्निंग एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होते हैं, जो हमें वेल इन टाइम में कंप्लीट भी करने होते हैं। अब स्कूल में जब आप पढ़ाते हैं ना, तो आपके पास जो सिलेबस होता है आपको वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंप्लीट करना होता है, और उस टाइम पीरियड में आपके स्कूल में ढेरों एक्टिविटीज भी चल रही होती हैं। तो अगर हम अपना पेडागोजिकल एनालिसिस करके नहीं चलेंगे, तो हमारे लिए बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाएगा ये टास्क, अपने पूरे टाइम स्पैन में उस सिलेबस को कंप्लीट कराने का। ठीक है। तो इसके लिए हमें साइंटिफिकली अच्छे स्पिरिट के साथ इस कंटेंट को बांटना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, सब कुछ। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे बेसिक क्या पॉइंट्स है पेडागोजिकल एनालिसिस के लिए। तो कुछ चीज़ें जो टीचर को अपने माइंड में रखनी चाहिए, कुछ स्टेप्स। तो पहला है कंटेंट एनालिसिस। पहले हमने क्या किया, कंटेंट का एनालिसिस किया, कंटेंट देखा, मैंने कंटेंट बांटा अपना, उसके टुकड़े कर दिए। ठीक है, जो भी हम कंटेंट पढ़ाना चाह रहे हैं। उसके बाद हम क्या लिखना शुरू करेंगे, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। उसके बाद हम अपने इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव लिखना शुरू करेंगे, मतलब हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं।
उसके बाद हम देखेंगे कि हम क्या-क्या मेथड्स यूज़ कर सकते हैं पढ़ाने के लिए। मेथड्स, उसमें हमारी टेक्निक्स आ गई, हम क्या-क्या टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना? ताकि हम अपने किसको मीट कर पाएँ, अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर पाएँ। उनको करने के लिए हम क्या-क्या टेक्निक्स का फ़ॉलो कर रहे हैं, ठीक है? और लास्ट हमारा आता है सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन। अब पढ़ाने के बाद हमें इवैल्यूएट भी करना होता है कि बच्चे को कितना समझ में आया, तो उसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन का सिलेक्शन करना। क्या टेक्निक हम इवैल्यूएशन में यूज़ कर रहे हैं, कौन-सा प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम बच्चे को चेक कर पाएँ कि उसे कितना समझ में आया है। तो पेडागॉजिकल एनालिसिस हमारे बेसिकली इन 4 पॉइंट, इन 4 टुकड़ों में बँटा हुआ है। हमें ये 4 चीज़ें करनी है, पहले कंटेंट का एनालिसिस करना है, फिर इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं, फिर मेथड और टेक्निक हम क्या फ़ॉलो कर रहे हैं उनको पूरा करने के लिए, फिर इवैल्यूएशन की टेक्निक्स, ठीक है? तो टीचर का प्रोसेस स्मूथ हो सके बेसिकली पेडागॉजिकल एनालिसिस इसीलिए होता है, और इसका ज़्यादा कोई ख़ास रोल नहीं है। एक तो टीचर का प्रोसेस स्मूथ हो सके, ठीक है? और दूसरा जो बच्चा है ना वो अच्छे से समझ पाए। देखो अगर हम विदाउट प्लानिंग पढ़ाने जाते हैं ना, आप मैंने मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं। कई वीडियोज़ मैंने प्लानिंग के साथ बनाई हैं और कई विदाउट प्लानिंग। और सुनने में ही पता चल जाएगा कौन-सी वीडियो में प्लानिंग थी और कौन-से में नहीं थी। क्योंकि जब हम विदाउट प्लानिंग क्लास के अंदर पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो हमें ही नहीं पता होता हम क्या कराने वाले हैं। हमारा आधा टाइम ये सोचने में वेस्ट हो जाता है कि अच्छा अब क्या कराना है। लेकिन अगर हम प्लानिंग के साथ चलेंगे, तो क्या होगा, एक तो टाइम की बचत होगी, है ना? और हम एक सही टाइम में सही नॉलेज बच्चों तक सही तरीके से पहुँचा पाएँगे। वरना हम तरीके सोचते रहेंगे, हम क्लास में जाके हो सकता है नर्वस हो जाएँ अगर हमारी पूरी प्रिपरेशन या प्लानिंग नहीं है तो, ठीक है। जो टीचर प्लानिंग के साथ चलता होगा उसका एक अलग रुतबा होता है, क्लियर? तो प्रोसीजर क्या-क्या फ़ॉलो करना है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फ़ॉर्मूलेशन, है ना? ये 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आपको क्या-क्या फ़ॉलो करनी है। अब इसके अंदर आप अपने हिसाब से बना-बना के पॉइंट्स को लिख सकते हो कि किस तरह टीचर को टॉपिक को चूज़ करना चाहिए। अब इसमें मैं आपको एक टॉपिक का पेडागॉजिकल एनालिसिस डिटेल में करके बताऊँगी कि किस तरह से पेडागॉजिकल एनालिसिस किया जाता है, ठीक है? अब मैंने वो टॉपिक जो उठाया है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंसी। अगर आपको किसी और टॉपिक का पेडागॉजिकल एनालिसिस चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक का पेडागॉजिकल एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर दूँगी। नहीं तो इसी टॉपिक के थ्रू आप बाकी टॉपिक्स को बना सकते हैं। क्योंकि देखो अभी आप टीचर बनने जा रहे हो, तो हर चीज़ का आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक चीज़ समझ के करो और उससे फिर आप बाकी चीज़ों को खुद ट्राई करो। क्योंकि ये सब काम आपको टीचिंग में जाकर करने ही करने हैं। अभी मत सोचना कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ लें हम काफ़ी है। कि आपको टीचिंग में लाइन में जा रहे हो ना, तो ये काम आपको करने ही हैं, अगर आप एक रेप्यूटेड स्कूल में काम कर रहे हो तो, ठीक है? तो अभी मैं कॉन्ग्रुएंसी टॉपिक उठाया, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आप सब जानते होंगे, मैथ के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, है ना? तो इसमें क्या है? देखिए, सबसे पहला हम हमारा जो पार्ट होगा उसको हम कहेंगे कंटेंट एनालिसिस करना। कंटेंट एनालिसिस मतलब कि पहले मैं अपने कॉन्ग्रुएंसी जो मेरा टॉपिक है उसके कंटेंट को तोड़ूँगी कि मैंने इसके अंदर क्या-क्या पढ़ाना है। पहले मैं ये डिसाइड कर लूँगी कि मुझे इस टॉपिक के अंदर बच्चों को क्या-क्या पढ़ाना है। तो उसमें मैंने क्या कहा था, कुछ हम मेजर डिवीज़न करेंगे और कुछ माइनर डिवीज़न्स करेंगे। तो मैंने पहले कुछ इसकी 3 मेजर डिवीज़न करी कि एक तो मैं मीनिंग समझाना चाहती हूँ कॉन्ग्रुएंसी का। मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है? अब जब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ तो उसका मतलब बताना चाहिए मुझे बच्चों को, ठीक है? उस मीनिंग के अंदर मैं क्या चीज़ें लूँगी, एक तो बताऊँगी बच्चों को क्या कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं, व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, इसको आप पूरा लिखेंगे लाइन में, व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है? और दूसरा, अब देखो कॉन्ग्रुएंट के बारे में जब हम बता रहे हैं बच्चे को, तो हम ये बताएँगे ना कि आपको पता है बच्चों, देखो ये मैंने एक ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल लिया और अब मैं इसको ओवरलैप कराऊँगी। हम 2 मतलब ट्रायंगल की मैं
क्लिप मतलब इमेजेस लूंगी जिनको मैं एक दूसरे पे ओवरलैप करा के दिखाऊंगी, या मैं किसी और भी ऑब्जेक्ट का यूज कर सकती हूँ, तो वो दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, जिसको हम सुपर इम्पोजिशन कहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी या मैं यहाँ में बच्चों को क्या सिखाऊंगी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होती हैं वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर देती हैं। सो सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू फिगर्स। तो जो दो फिगर एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहा जाता है। तो पहला मेरा ये टॉपिक रहा जो मैं उनको पढ़ा रही हूँ, मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, जिसके अंदर मैंने 2 सब डिविजन्स करी, जहाँ मैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में बताऊंगी और सुपर इम्पोजिशन के बारे में। अब मेरा जो सेकंड टॉपिक आता है यानी सेकंड मेजर डिविजन, वो मैंने क्या लिया कि अब मैं समझाऊंगी बच्चों को कि एरिया कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का कैसा होता है। कि अगर मैंने 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ली, वो 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो सकते हैं। तो मैं अब बच्चों को बताऊंगी कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं उनका एरिया जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, मैं एरिया की बात करूंगी, तो पहले मैंने बताया कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया इक्वल होता है, और फिर मैं उनको एक चीज और बताऊंगी, क्योंकि इस बात से अभी उनको क्लियर नहीं होगा, इस बात से वो समझेंगे कि सिर्फ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ही हैं जिनका एरिया बराबर होता है। तो मैं एक और बात उनके ये मिसकंसेप्शन क्लियर करने के लिए क्या बताऊंगी कि नॉन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो हैं उनका एरिया भी इक्वल हो सकता है। मतलब कॉन्ग्रुएंट फिगर का तो हमेशा होगा, लेकिन नॉन कॉन्ग्रुएंट में ऑल्सो हैव इक्वल एरियाज। मतलब अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो भी हो सकता है कि उनका एरिया बराबर हो। तो यहाँ मैंने टॉपिक में देखो, अब मैं ये ना सारा सोच के चल रही हूँ कि मेरे को ये पढ़ाना है, तो मेरे को पढ़ाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पहले ही मैंने अपने मन में सारी चीज़ें सोच ली हैं, प्लान कर ली हैं। अगर विदाउट प्लानिंग चलते हैं तो हम कुछ कुछ टॉपिक बीच में मिस कर जाते हैं, और जिससे बच्चों को बाद में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जो टीचिंग है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, यानी बच्चे को सारी समझ आनी चाहिए। ठीक है, अब मेरा जो थर्ड मेजर डिवीजन है, देखो मैंने फर्स्ट मेजर डिवीजन में कंटेंट एंड मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बताया, सेकंड में एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड बात करी। अब मैं थर्ड अपने मेजर डिवीजन में बात करूंगी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स की। ठीक है, क्योंकि हम स्टार्ट किससे करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी ही पढ़ते हैं ना। तो कॉन्ग्रुएंसी की ट्राइंगल के अंदर भी मेरे फर्दर माइनर डिविजन्स होंगे, और वो माइनर डिविजन्स क्या क्या होंगे, सबसे पहले मैं उनको मतलब समझाऊंगी कि ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या होता है, ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, पहले मैं उनको ये बात समझाऊंगी। फिर मैं कंडीशंस एस्टैब्लिश कराऊंगी कि 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं, तो उनकी कंडीशंस उनको एक तरह से डिराइव करवाऊंगी। ठीक है, और इसके अंदर मेरी कौन कौन सी कंडीशंस आ जाएंगी, आपका एस कॉन्ग्रुएंसी रूल्स होते हैं ना हमारे पास, SAS साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड एंगल, इन सभी रूल्स के बारे में बच्चों को डिटेल में बताऊंगी। ये 4 रूल्स हो गए, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड एंगल, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ये सभी रूल्स बच्चों को डिटेल में बताऊंगे। ठीक है, तो ये मेरा मेजर डिवीजन के, मैंने अब 3 टॉपिक्स में अपने 3 मेजर डिवीजन कर ली मैंने अपने टॉपिक की। अब पता है देखो, इससे एक और चीज क्लियर हो गई, इससे ये क्लियर हो गई कि मुझे कितने पीरियड लगेंगे एक बच्चे को टॉपिक कराने में। तो जब आप अपने जो प्लान एक तैयार करते हैं ना स्कूल में, तो आपको ये बताना होता है कि आप चैप्टर अपने कौन सी डेट को शुरू करेंगे और कौन सी डेट पर ख़त्म होगा। अच्छा, आप कब बता पाओगे आपका, अब ऐसे अंदाजे से तो आप ऐसे ही ले लो कि इतने दिन में चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी, और लग जाए आपको ज़्यादा दिन। तो लेकिन अगर आप अपना कंटेंट ब्रेक करके चल रहे होगे ना, तो आपको पूरा पूरा आइडिया होगा कि आप कितने दिन में अपना कोर्स, अपना टॉपिक कंप्लीट करवा पाओगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे बी पार्ट पे। सबसे पहले हमने क्या किया था, कंटेंट का एनालिसिस किया था। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेशंस, मतलब अब मैं ऑब्जेक्टिव तैयार करूंगी। मैंने अपना कंटेंट तो ब्रेक कर लिया, लेकिन अब मेरे को जब कंटेंट पढ़ाना है तो मेरे उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, अब मैं उसकी बात करूंगी। ठीक है,
तो मतलब स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, मतलब जो भी क्लास के लिए आप टॉपिक तैयार कर रहे हो, इसमें हम एक लाइन लिखते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट्थ, मान लीजिए आप एट्थ के बच्चों को पढ़ा रहे हो, सेवेंथ के बच्चों को पढ़ा रहे हो, सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट्थ आर गोइंग टू अंडरस्टैंड आफ्टर गोइंग थ्रू द टीचिंग ऑफ द कंटेंट। मतलब अब आप यहाँ एक अपने माइंड में ये चीज बैठा रहे हो कि बच्चों को ये पूरा कंटेंट बताने के बाद वो क्या क्या चीजें रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, दे विल बी एबल टू रिलेट द टॉपिक्स। अब इसमें आप ढेर सारी चीजें लिख सकते हो, जैसे कि ये लाइन आपने लिख दी, अब वो क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, बच्चा कॉन्ग्रुएंसी मतलब कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर पाएगा। उसमें हमने क्या करा, अब ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन समझ में आ गया आपको, तो हम क्या करेंगे, ऐसा करने के लिए मतलब कॉन्ग्रुएंस बच्चा अपनी डेली लाइफ से भी कनेक्ट कर पाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम उनको एग्जाम्पल्स दिखाएंगे उनके डे टू डे लाइफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के। तो हमने डे टू डे लाइफ की एग्जाम्पल्स उठाए, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स आप इनको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सुपर इम्पोजिशन से समझाया, यहाँ पे आप ना बताएंगे कि आपने क्या करा है, ठीक है, चारों कंडीशन नरेट करें, क्या क्या कर रहे हो आप, ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स दिए उनको पॉइंट आउट करने के लिए कहा, तो बच्चे आप बोलोगे कि इसके बाद बच्चे दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में जान पाएंगे, ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कंडीशंस के बारे में जान पाएंगे कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है, जो आपने टॉपिक तैयार करे अब उसके बाद आप बच्चे उन सबको जान पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सी पार्ट में ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन के बाद जहाँ हमने लिखा कि बच्चे क्या क्या जान पाएंगे इसे पढ़ने के बाद, अब हम लिखेंगे एक्टिविटीज। तो लिस्टिंग एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस, कि हमने क्या क्या एक्टिविटीज बच्चों को कराई ताकि वो टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। जैसे हमने एग्जाम्पल्स दिए, है ना, जैसे इक्वल साइज सोप का एग्जाम्पल दे दिया, ब्लेड्स का एग्जाम्पल दे दिया, कॉइन्स का एग्जाम्पल दे दिया, तो हमने बहुत सारी चीज़ें ली, तो जिनका एग्जाम्पल्स दिया तो वो आप बताएंगे आपने क्या क्या डेमोन्स्ट्रेट किया, यानी करके दिखाया कि दो एरिया कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होते हैं उनका एरिया बराबर होता है, लेकिन फिर आपने नॉन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स लिया और उनका एरिया बराबर दिखाया, तो मतलब आपने कन्वर्स डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। यहाँ आप सारी एक्टिविटीज लिखेंगे जो आपने अपने टीचिंग के टाइम पे करी, ठीक है। हमने बच्चों से भी कराई तो वो भी आप लिखोगे, ठीक है। असिस्ट किया स्टूडेंट्स को ताकि वो अपने आप एक्सपेरिमेंट कर सके, बच्चों को कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मतलब एक तरह से बनाने के लिए कहा, फिर उनको देखने के लिए ऑब्जर्व करने के लिए कहा कि देखो इनका एरिया बराबर होता है ना। कार्डबोर्ड का यूज करा, थर्माकोल का, थिक पेपर का, कलर चार्ट पेपर का, वैक्स का, ताकि बच्चे समझ पाए चीजों को, है ना। और स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट लगाने में मदद करी विद प्रूफ, ज्योमेट्रिकल प्रोपोजिशंस थ्योरम समझाने। तो यहाँ आपने क्या लिखनी है, आपकी एक्टिविटीज लिखनी है, ढेरों एक्टिविटीज आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। लास्ट प्रोसेस आपका आता है किसका, बाय लिस्टिंग ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसीजर टेक्निक। मतलब आपने अब इवैल्यूएशन कैसे तैयार करना है, अब आपने देखो इतनी सारी चीज़ें पढ़ा ली, उसके बाद हम क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। तो हम टेस्ट किस किस तरीके से ले सकते हैं, ओरल ले सकते हैं, प्रैक्टिकल ले सकते हैं, और हम उनका कैसे ले सकते हैं, रिटन ले सकते हैं। रिटन की बात करूँ तो रिटन में क्या क्या आ सकता है, रिटन में आपके ऐसे टाइप वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना, लॉन्ग आंसर जिसको हम कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं और शॉर्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो रिटन इवैल्यूएशन को आप एक लिख कर दिखा देंगे, वो मैं आपको यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का आपका जो है रिटन इवैल्यूएशन दिखेगा, जहाँ पे आप अपने जो भी आपने पढ़ाया उसके आप कुछ सेट क्वेश्चंस यहाँ पर डाल सकते हो, जो कि बच्चों को टेस्ट करने में मदद करेंगे। इसके बाद पता चल जाएगा कि बच्चों को कितना समझ में आया। देखिए जैसे हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, लाइक गिव एग्जांपल्स ऑफ 5 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। यहाँ पे बच्चा सोचेगा, है ना, तो ये एक तरह से सोचने वाले क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन हो गए। आपको कॉन्ग्रुएंसी से क्या समझ में आया, है ना, और फिर कुछ हमने प्रूफ वाले क्वेश्चंस दिए समझाने के बाद। तो इस तरीके से हम अपना पूरा पेडागोजिकल एनालिसिस करते हैं, जहाँ पढ़ाने से लेकर के आपके एक टेस्ट तक की सारी बातें क्लियर हो जाती हैं, जहाँ टीचर एक वेल प्रिपेयर्ड होती है अब कि उसको ये पढ़ाना है क्लास में जाके, और इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, और करने के बाद उसको चेक किस तरीके से करना है।
क्लियर? तो इस चीज़ को हम कहते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस। तो आपके पास कोई भी टॉपिक आ जाए पेडागोजिकल एनालिसिस का, तो आपको यही करना है, आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं कि पहले आपको क्या बताना है, कंटेंट एनालिसिस के बारे में, फिर आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशंस, फिर एक्टिविटीज़ लिस्ट करनी है, लास्ट में इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में आप एक टेस्ट दिखा देंगे, और नहीं तो आपने कैसे ओरल लिया तो आप ओरल को समझा देंगे, ये सब आप लिखेंगे। क्लियर? तो एग्जाम में कोई भी टॉपिक का पेडागोजिकल एनालिसिस आता है तो आप आसानी से उसे कर सकते हैं, क्योंकि बीइंग अ मैथ टीचर, कि आप मैथ के टीचर बनने जा रहे हो तो आपको टॉपिक के बारे में पता होगा कि आपको किस तरीके से पढ़ाना। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल आवर वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड यूनिट के साथ मिलेंगे, क्योंकि सेकेंड यूनिट में बेसिकली आपका ये पेडागोजिकल एनालिसिस ही है। फिर भी आपको किसी टॉपिक के पेडागोजिकल एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको वो समझा दूंगी। और अगर लेसन प्लानिंग की भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे, एक और पार्ट मैं आपका बना दूंगी, आपकी सेकंड वीडियो का एक पार्ट और बना दूंगी, उसको भी देख लेना, जिसमें हम स्किल क्या होने चाहिए हमारे क्वेश्चन करने के और लेसन प्लानिंग के बारे में और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? और उसके बाद हम अपनी यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एंड डू शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।